पे, लिक्विड पे या गैस पे अगर आप बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो बाहर से फोर्स अप्लाई करने पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? रिस्पॉन्ड क्या करेगा? आप फोर्स अप्लाई करोगे, क्या होगा उसमें? कॉम्प्रेशन होगा। सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में अगर आप बाहर से फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो क्या करेगा? डिफॉर्म करेगा, इलास्टिक बिहेवियर होता है। ठीक है, उन सब के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ इलास्टिसिटी क्या होती है? आयुष्मान बताओ, व्हाट इज इलास्टिक बिहेवियर? कोई फोर्स अप्लाई करने पे शेप चेंज हो जाती है। सर इवन रिगेनिंग प्रॉपर्टी होती है कितनी, मतलब जब 45 अगर आप फोर्स अप्लाई करो तो कितनी जल्दी रिगेन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लिखिए, पहले लिखिए आप इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू regain its shape. It is the property of a body to regain its shape. It's property of a body to regain its shape after removal of external forces. After removal of external forces. ठीक है, आपने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स को रिमूव किया, तो अपने शेप को क्या करती वो? रीगेन कर लेती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बिहेवियर। और प्लास्टिक क्या होता है वैसे? प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है? प्लास्टिक बिहेवियर में प्लास्टिक में रीगेन नहीं करता है। आप कोई प्लास्टिक को पुल करिए, है ना, जब प्लास्टिक को पुल करेंगे तो क्या होगा? वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें। अच्छा एक बात दो, जो बॉडी है अपने शेप को रीगेन कैसे करती है? बताइए भाई, बॉडी अपने शेप को रीगेन कैसे करती है? उसका रीजन क्या है? सर इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो रेस्ट करते हैं अपनी चेंज को, तो मॉलिक्यूल्स वापस सेम जगह पे आ जाते हैं जहां से उन्हें डिस्प्लेस किया गया है। आयुष्मान बताओ। लिखो, देखिए, मॉलिक्यूलर फोर्सेस are responsible for elastic behavior. देखो सॉलिड में पता है क्या होता है? सॉलिड में जो फोर्सेस होते हैं देखो कैसे लगते हैं। जैसे ये कोई बनाए भाई, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इनके बीच में ऐसे स्प्रिंग्स लगी होती हैं, स्प्रिंग्स नहीं लगी होती हैं। जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होते हैं, पता है? लिख लिया आप, मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सिमिलर टू स्प्रिंग फोर्सेस। Molecular forces are similar to spring force. अब स्प्रिंग का क्या बिहेवियर होता है बताओ? अगर स्प्रिंग के एंड पॉइंट से आप दो ऑब्जेक्ट्स को अटैच कर दो, समझो भाई, क्यों? अगर स्प्रिंग के एंड पॉइंट से आप दो ऑब्जेक्ट्स को अटैच कर दें और इन दो ऑब्जेक्ट्स को आप पास पास लाएं तो क्या होगा बताओ? स्प्रिंग क्या करेगी? स्प्रिंग रिपेल करेगी ना उनको। क्यों? और अगर इन दोनों को पुल करना है तो वापस लाएगी। समझे? तो जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो क्या करता है? बिल्कुल जैसे आप दो ऑब्जेक्ट्स स्प्रिंग के एंड पॉइंट्स पे अटैच हैं, अगर आप उसको जरा भी डिस्टर्ब करोगे, पुल करोगे, तो स्प्रिंग क्या करेगी? वो अट्रैक्ट करेगी, और उनको अगर आप पास पास लाएंगे तो स्प्रिंग क्या कर रिपेल करेगी। एग्जैक्टली यही बिहेवियर किसका होता है? मॉलिक्यूलर फोर्सेस का होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस का सीन क्या होता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होती हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने? एक सर्टेन डिस्टेंस पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होती हैं। जैसे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? अरे जीरो होता है यार। अगर आप दो मॉलिक्यूल्स को उस नॉर्मल डिस्टेंस जो मैंने आपको बताई उससे कम डिस्टेंस पे लाओगे तो क्या होगा? वो रिपेल करने लगते हैं।
और उससे ज़्यादा डिस्टेंस ले जाओगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप किसी सब्सटेंस को क्या करते हो, जब आप प्रेस करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं बताओ, अरे मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास आएंगे तो उनमें क्या डेवलप होगा, रिपल्शन डेवलप होगा। और अगर आप किसी सब्सटेंस को पुल करते हो तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अरे दूर हो जाएंगे यार, और दूर होंगे तो उनमें क्या डेवलप होगा, अट्रैक्शन डेवलप होगा। समझे? तो अभी लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, ठीक है। तो इसका देखिए मॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक ग्राफ बनाइए आप, इस ग्राफ पे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से समझना, लेकिन आप मॉलिक्यूलर फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। ये तो सर उसमें पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में भी है, और इस पे नीट और जे में क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। देखो भाई यार एक्चुअली क्या है ना, देखो बात ये है कि बहुत सी फोर्सेस वेल डिफाइंड होती हैं। जैसे हमारा कोलम्बिक फोर्स है, क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स है G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। समझे? ये फोर्सेस वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, ये फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत रैंडम सी होती हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो R क्या लिखे, R इज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, R इज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। देखो भाई ग्राफ ऐसे चलता है और ऐसे आता है और फिर ये ऐसे आता है ग्राफ, बनाइए आप लोग। ये केमिस्ट्री में था वही, ऑलमोस्ट इसका मीनिंग वही है, यू आर कि एक पोजीशन पे अगर स्टेबल रहती है, हाँ हाँ समझते भाई। जहाँ में पीक आ रहा है इसको लिखे आप आर नॉट, क्या लिखा आपने इसको, आर नॉट लिखा आपने, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट मारते हैं तो आपको फोर्स मिलता है। लिख लीजिए आप, F इज इक्वल टू माइनस डी बाई टी आर। ये वर्क फॉर एनर्जी में आपको बताया गया था कि जब भी आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट मारेंगे आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, ठीक है। अब देखो भाई वो क्या रहा है यहाँ पे, आप लोग मुझे बताइए पहले पोटेंशियल जी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है और बढ़ रही है, और फिर क्या है नेगेटिव, फिर कहाँ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। अभी हमें समझना है किसके बारे में, हमें समझना है फोर्स के बारे में, ठीक है। तो F इज माइनस डी यू बाई डी आर होता है। तो आप ये बताओ इस पॉइंट पे डी यू बाई डी आर की वैल्यू कितनी है, जीरो है। क्यों जीरो है, स्लोप जीरो है भाई। डी यू बाई डी आर क्या होता है, अरे यार यहाँ पे लाइन पैरेलल आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे, क्यों आ रही नहीं आ रही पैरेलल, तो स्लोप क्या हो जाएगी। तो अगर डी यू बाई डी आर स्लोप सबको पता है ना, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, किसी ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, स्लोप। तो यहाँ पे डी यू बाई डी आर क्या बताएगा, स्लोप जीरो है, तो फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, जीरो। देखिए एट आर नॉट फोर्स इज जीरो, हाँ जहाँ पे फोर्स जीरो होगी। भाई कौन टेंशन में रहना चाहता है, सबको लगता है भाई रेस्ट में आराम से बैठो, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल रहना चाहते हैं। अब तुमने क्या किया, उनको डिस्टेंस कम कर दी। देखो तुमने जो डिस्टेंस आर नॉट थी मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस डिस्टेंस को कम कर दिया थोड़ा सा। अब देखो क्या होगा बताओ। अब आप ग्राफ देखो तो आपको ग्राफ से पता चल रहा है, इधर यहाँ पे स्लोप क्या आएगी वो मुझे बताएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ नहीं भाई, एंगल क्या बन रहा है, 90 से ज़्यादा बन रहा है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो tan की वैल्यू होती है नेगेटिव। सीधे पता होना चाहिए आपको कि अगर लाइन ऐसे है स्लोप नेगेटिव होता है, और लाइन ऐसे तो स्लोप पॉजिटिव। स्लोप क्या है बोलो, देखो यही क्वेश्चन आते हैं, समझ लो आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। स्लोप नेगेटिव है तो बताओ फोर्स क्या आएगा, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्शन, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, व्हेन r इज लेस देन r नॉट,
when r is less than r naught, du by dr is negative. Du by dr is negative, which means force is positive. Du by dr is negative, which means force is positive. और पॉजिटिव फोर्स क्या बताता है? रिपल्शन. पॉजिटिव फोर्स इंडिकेट्स दैट फोर्स इज रिपल्सिव. तो भाई इस पे बहुत ही छोटे से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ग्राफ बना होता है, ठीक है, पूछ लेता है बताओ फोर्स कहाँ पे रिपल्सिव और कहाँ पे अट्रैक्टिव, यही क्वेश्चन बनता है. और कहाँ पे फोर्स जीरो है, तो फोर्स यहाँ पे जीरो से पहले क्या है? रिपल्सिव है. उसके बाद देखो क्या हो रहा है, देखो भाई इधर देखिए आप, स्लोप क्या है यहाँ पे बोलो, बिकॉज एंगल इज लेस देन 90. तो लिखिए व्हेन r इज ग्रेटर देन r नॉट, when r is greater than r naught, slope is positive. r is greater than r naught, slope is positive. ठीक है, slope positive means force is negative. Force is negative, and negative force indicates attraction. अट्रैक्शन, नेगेटिव फोर्स अट्रैक्शन. ठीक है, और बताओ क्या पता चल रहा है भाई? बहुत दूर जाने पे क्या हो रहा है बताओ? अगर मैं मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कर दूं, पता है लाइन ऐसे आ जाएगी, देखो बिल्कुल पैरेलल, और स्लोप क्या हो जाएगी बताओ? जीरो. तो इसका मतलब ये होता है कि दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. शॉर्ट रेंज से क्या मतलब है? यार डिस्टेंस कम है तभी इनका काम होगा, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इफेक्टिव नहीं होते हैं. तो लिखिए आप दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. ठीक है, ब्रैकेट में लिखे इफेक्टिव अप टू 1 or 2 Fermi. 1 or 2 Fermi. Fermi होता है 10⁻15. ठीक है, अब आप देख रहे हो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने पे क्या हो रहा है बोलो? अरे भाई ये लाइन कैसी आ रही है? दिस लाइन बिकम्स पैरेलल. लाइन इज पैरेलल देन स्लोप इज, फोर्स क्या हो गया? जीरो. समझे? तो जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो फिर मॉलिक्यूलर फोर्सेज उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती हैं. समझे? तो वही होता है प्लास्टिक बिहेवियर में. क्या होता है बताओ? जब आप किसी को बहुत ज़्यादा खींच देते हो तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हो जाते हैं. यार तुमने किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच कर दिया तो मॉलिक्यूल्स दूर हो गए ना, और दूर हो गए तो फिर क्या होता है? वो वापस नहीं आ पाते हैं, परमानेंटली क्या करते हैं? डिफॉर्म कर जाते हैं. तो फिर आपका प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है. और शुरू में क्या होता है? समझे? क्वेश्चन क्या बनेगा समझ गए ना आप? अब मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कहाँ पे रिपल्शन है और कहाँ पे अट्रैक्शन है. सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं. क्लियर? चलो भाई समझ में आ गया इलास्टिक बिहेवियर का रीजन क्या है? मॉलिक्यूलर फोर्सेस. मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्प्रिंग की तरह है. स्प्रिंग को पास लाओगे तो रिपल्शन डेवलप होगा, और पुल करोगे तो क्या डेवलप होगा? अट्रैक्शन. ठीक है, चलो भाई ये समझना पड़ेगा स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेन. लिखिए आप पहले स्ट्रेस. देखो जेई में एक क्वेश्चन, नीट में एक क्वेश्चन. नीट में तो पक्का आएगा क्वेश्चन, सॉलिड से हर हाल में आता है. ठीक है, जेई में प्रोबेबिलिटी रहती है 50% की, या तो फ्लूइड से आ गया या फिर सॉलिड से. बट नीट वाले बच्चे देख लें, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें से. भाई स्ट्रेस बताओ क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है. हाँ. सर जितना वो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाएंगे अंदर की तरफ हाँ. आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. स्ट्रेस का फॉर्मूला याद आ रहा होगा आप लोगों को? फॉर्मूला तो याद होगा यार, फोर्स अपॉन एरिया. जस्ट लाइक क्या? प्रेशर है ना. स्ट्रेस का और मीनिंग नहीं क्लियर किसी को? स्ट्रेस का मीनिंग नहीं क्लियर है? डिफॉर्मिंग फोर्स लगी
सर जितना पार्टिकल अंदर की तरफ डिस्प्लेस हो गए तो उतनी फोर्स लग जाएगी। ठीक है, तुम्हारा कुछ सेंस सही आ रहा है, लिख लो पहले। अच्छा लिख लो, फिर समझाते हैं। स्ट्रेस इज द रेस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस इज द रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड per unit area, developed per unit area। देखो भाई, अब जब चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो आपको जैसे कोई चीज़ दिख रही है तो उसमें आपको वही चीज़ नज़र आनी चाहिए क्या, कि मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे और उनके बीच में क्या है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखो भाई, स्ट्रेस समझो क्या है, जैसे ये रॉड है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको यहां से F4 से पुल कर दिया रॉड को, ठीक। तो अब सोचो, मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ, ठीक है, और मैंने इस रॉड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ लेना भाई, आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बहुत ही, फिर आप फील नहीं आएगी, आपको फॉर्मूला रहेगा, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। देखो, मैंने यहाँ से रॉड को ब्रेक मार दिया दो पार्ट में, क्लियर। ये कितना फोर्स है बताओ, F फोर्स है, ठीक है। यहां से कट मार दिया, जस्ट इमेजिन करो दो पोर्शन हो गए, ठीक है। अब बताओ यहां पे क्या होंगे, अरे यहां पे मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं होंगे, और यहां भी क्या होंगे, यहां भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इनके बीच में क्या लगी हुई है, अरे मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जस्ट आपको समझने लिए वो बोलते हैं स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। स्प्रिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्या है वहाँ पे, मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो अब ये बताओ, जब तो इसको पुल करोगे तो इनके बीच में क्या डेवलप होगा, अट्रैक्शन डेवलप होगा, समझे। तो इस पे ऐसे फोर्स आ जाएगा, देखो जो ये लेयर होगी, इन मॉलिक्यूल्स पे इधर फोर्स आएगा, और इन मॉलिक्यूल्स पे क्या होगा बताओ, समझे। नहीं फील आ रही तो आप स्प्रिंग लगा दो। स्प्रिंग क्या हो गई बताओ, अरे स्प्रिंग खिंच गई ना यार, और स्प्रिंग खिंच गई तो क्या होगा बताओ, जो इधर अटैच है उसको इधर खींचेगी, और जो इधर अटैच है उसको इधर खींचेगी। तो ये जो फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेस। तो दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और किसके इक्वल है ये फोर्स बताओ, जितना हमने अप्लाई किया ना उसी इक्वल है। तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, समझे। जितना हमने फोर्स अप्लाई किया है उसको हम सीधे क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड मारेंगे, और क्या मिल जाएगा आपको, स्ट्रेस। पर आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रेस है क्या। बेसिकली जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है उतना ही फोर्स कहाँ डेवलप हो गया बताओ, दोनों मॉलिक्यूल्स की, मतलब इस एरिया को इस एरिया के बीच में। यह इसको बैलेंस होना है ना, बात समझो ना। तुम्हारा कितना फोर्स है बताओ, ये रॉड क्या है, अरे बैलेंस है ना। तो यार ऑब्वियस सी बात है, रॉड बैलेंस है तो ये सारा फोर्स कितना होगा, F होगा, समझे। आप कहीं भी कट मार लो, पता है, आप कहीं भी कट मार लो, हर जगह फोर्स कितना आएगा बताओ, तो हर जगह स्ट्रेस कितनी होगी, F/A। इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेस। ये है, तो पहले लिखना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस में अगली हेडिंग लिखेंगे आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसमें आप ये फिगर बनाओगे पहले इस तरह की, हाँ हाँ, मतलब ये और ये दोनों बनाओ, पहले इसको कट मार के दिखाओगे ना। देखो थोड़ा बहुत आइडिया सबको यार, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडल्स होता है, याद आ रहा है, जिसमें आपको बता रहा हूँ, सब अभी पढ़ के आए हो, है ना, तो उसी में डिस्कशन जाएगा अभी। तुम भी लेट हो गए। ग्रेविटेशन में वो बचा है, क्या बचा है, फील्ड एंड पोटेंशियल। टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, आपका समय कम है, तो वो मैं इलेक्ट्रोस्टेट साथ क्लब करके कराऊंगा। सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टेट वाले आएंगे, समझे। तो जब वहाँ पे कराएंगे तो आपको साथ में पैरेलल फॉर्मूले बताते चले जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है वहाँ पे। मतलब यार ग्रेविटेशन अगर ढंग से पढ़ा दिया तो पूरी इलेक्ट्रोस्टेट्स हो जाती, पता है, वो बहुत, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा छोड़ रखा है। अभी सॉलिड शुरू हो गया, सॉलिड्स रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग लेना बाद में। भाई बात समझ में आ गई। इसका नाम कोई बताएगा, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको, इसका एक नाम और होता है,
इस स्ट्रेस का एक नाम और होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल मतलब खींचने वाली स्ट्रेस, समझ गए ना? इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अरे एक दूसरे खींचने लगते हैं यार, तो तुमने बाहर से खींच रखा है, ठीक है। इसका एक सीन और बनेगा, देखो इधर देखो भाई, आप लोग बताओ मुझे, अगर मैं इसको इधर कंप्रेस कर दूं फिर क्या होगा बताओ? ये आप तुमने धक्का मार दिया, तुमने यहाँ पे कट मारा, एक रॉड यहाँ बनाई, एक रॉड यहाँ बनाई। अब इमेजिन करो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? तुम धक्का मार रहे हो तो जो इसमें स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी? कॉम्प्रेस हो जाएगी, और कॉम्प्रेस हो गई तो फिर वो रिपल्शन मारेगी ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, पहले दी आपकी टेंसाइल स्ट्रेस, और अब आपकी कौन सी स्ट्रेस आएगी? क्या बोलते हैं इसको? ये हुई आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल में दो हो गई, कौन कौन सी? टेंसाइल। टेंसाइल कब आएगी? जब आपने उनको खींच रखा है, और कॉम्प्रेसिव कब आएगी? जब आप उसको कॉम्प्रेस कर रखा है। आप खींचोगे तो मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या डेवलप होगा? अट्रैक्शन। और आप पुश करोगे तो मॉलिक्यूल्स में क्या डेवलप होगा? रिपल्शन। और ज़्यादा सोचना नहीं होता न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, जितना फोर्स आपका होता है उतना ही क्या होता है? उतना ही वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। इसको होता है रिस्टोरिंग फोर्स, समझ गया ना? इसका काम क्या है? इसको रिस्टोर करना। ठीक है, तो स्ट्रेस हर जगह सेम आगे नहीं आई, बताओ हर्ष, बात समझ में आ गई? अभी स्ट्रेस पे यार बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, पता है? स्ट्रेस अपने आप में आदि लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। चलो देखो आप, हाँ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं स्ट्रेस में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड फर्स्ट पॉइंट, चलो बोलो भाई, एक रॉड है, मास m, लेंथ l, मास इज m, लेंथ इज l, ठीक है। तो आप मुझे यहां से x डिस्टेंस पे बताइए स्ट्रेस कितनी होगी? अच्छा तुम स्ट्रेस पूछिए। हाँ, रॉड की टोटल लेंथ l है, ठीक है। देखो मैं आपको तरीका बता दूं, जब भी आपसे बोलेगा स्ट्रेस निकालना है ना, जिस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है वहां से लाइन बनाओ, और जो भी है, रॉड है, सिलेंडर है, ठीक है, स्फीयर है, जो भी है, उसको कट मार दो वहां से, और कट मार के उसके दो पोर्शन अलग अलग बना लो, समझे? तो एक काम करो, यहाँ पे कट मारो, कट मार के इसको अलग करो, क्या दिखेगा आपको बताओ? इधर देखो भाई, ये अपर पोर्शन दिखेगा, क्यों भाई? और ये आपको क्या दिखेगा? सॉरी, ये लोअर पोर्शन था और ये अपर पोर्शन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ भी बहुत सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? ठीक है, अब बताओ, आपको फोर्स निकालना है भाई, प्लीज अब बातें नहीं, समझे? आप एक बात बताओ मुझे, इसके वेट को किसने संभाल रखा है? यार इसके वेट को सीधे सीधे बताओ। अरे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर वाले, इन्होंने ऊपर खींच रखा होगा ना इसको, समझ गए? तो पूरे क्रॉस सेक्शन पे क्या रहा है? फोर्स आ रहा है, और ये फोर्स क्या कर रहा है? अरे भाई इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? ये फोर्स तो बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस क्रॉस सेक्शन पे कितना फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में? कितना फोर्स है? जितना इसका वेट है। वेट कैसे निकालोगे बताओ हर्ष? वेट नहीं बता पाओगे तुम लोग? नहीं, एफ नहीं मेरे भाई, एफ क्या है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मतलब नीचे का वेट भी तो लगाएगा, और ऊपर स्ट्रेस से कुछ
वेट बोलो ना बस, कितना है, कितना है बताओ, इसका मास कितना है, m, देखते रहो इधर बोर्ड पे। ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, तो अगर मैं m/l को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, अरे इसका मास मिल जाएगा ना मुझे, बोलो मिल जाएगा, m/l क्या मास पर यूनिट लेंथ, x इसकी लेंथ है तो m/x हो गया, इनटू g कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, अरे वेट मिल जाएगा यार, किसका वेट मिल गया, इस लाइन के जो पोर्शन बिलो है मुझे उसका वेट मिल गया। इस वेट को किसने पकड़ रखा है, जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्स ने पकड़ रखा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज फोर्स। लेकिन स्ट्रेस क्या होती है, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो मैंने एरो बना रखे हैं, ये जो सारे फोर्सेज आएंगे वो इसके इक्वल होंगे, किसके इक्वल, बात समझ रहे हैं आपको। अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड मारता हूँ तो आई विल गेट स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेस, नोट करिए आप, ठीक है। हाँ हर जगह स्ट्रेस वेरी करेगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे होगी बताओ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस टॉप पे होगी। हाँ ऐसा समझो ना कि टॉप पे जो लेयर्स हैं उनको पूरा वेट संभालना है। देखो ऐसे समझो ना कि हर लेयर पे कट मार दिया करो, जहाँ भी आपको स्ट्रेस निकालनी हो कट मारो, और जो उसके नीचे का वेट है ना उसको कौन संभाल रहा होगा बताओ, ऊपर वाला वेट संभाला होगा, और वही आपको क्या दे रहा है, वही आपको स्ट्रेस दे रहा है। तो सबसे लीस्ट स्ट्रेस कहाँ पे बताओ, यहाँ, और मैक्स स्ट्रेस कहाँ पे, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स ने पूरा वेट संभालना है, पूरी रॉड का जो वेट है वो ये मॉलिक्यूल संभालेंगे। इनके पास कम लोड है, इनके पास कितना लोड है बताओ, इतने का लोड है, इसके पास कितना लोड है, इसके बिलो